ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड, भूपेश आनंद एक बार फिर आपके सामने लेक्चर नंबर 4 लेकर आ गया हूं दोस्तों। चैप्टर नंबर 13 कर रहे हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड फाइनेंस कॉस्ट। वी हैव ऑलरेडी डिलीवर्ड, वी हैव डिस्कस सो मेनी कंसेप्ट्स इन रिलेशन टू इक्विटी। आज का ये जो लेक्चर है बेटे डेट के ऊपर बात करेगा। आप अपना रजिस्टर ओपन कर लें, चैप्टर नंबर 13 हम डिस्कस कर रहे हैं। और आज एक मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट मूवी दिखानी है आपको बेटे। वो मूवी मैं बार बार देखता रहता हूँ और उस मूवी से मुझे बहुत कुछ मिला। दैट टेल्स अस दैट व्हाट आर द पावर्स ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो सीक्रेट मूवी का नाम है, आज मैं दिखाऊंगा। अगर आप ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे, आप रजिस्टर खोल चुके हैं, लेक्चर नंबर 4 देख रहे हैं, चैप्टर नंबर 13 कैपिटल स्ट्रक्चर एंड फाइनेंस कॉस्ट। इट मीन्स जो भी कैपिटल आपके पास है, जो भी कैपिटल आप यूज कर रहे हैं, द फंड्स विच यू आर प्रोक्योरिंग फ्रॉम डिफरेंट प्रोवाइडर्स of from investors, now those investors can be equity investors or debt investors. It means as a company you can get funds from equity or debt. तो बेटे डेट क्या होता है, लोन स्टॉक्स क्या है, डिबेंचर्स क्या है, बॉन्ड्स क्या है, इनके जर्नल एंट्रीज कैसे पास करते हैं, व्हाट आर द फाइनेंस चार्जेस इन दैट, व्हाई वी डेबिट दोज फाइनेंस चार्जेस इन इनकम स्टेटमेंट। आज हम सारा खुलासा करने वाले हैं। एंड आई विल बी डिस्कसिंग 2 क्वेश्चंस टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग में। कैपलॉन के 2 क्वेश्चंस भी, मैं रिलेटेड क्वेश्चंस बेटे इसलिए मैं साथ साथ कर रहा हूं कि आपको लॉजिकली ज़्यादा बातें क्लियर हों। तो मैं भूपेश आनंद अपनी कहानी के सामने एक बात ये कहना चाहता हूं कि आप सभी को मालूम है दैट कैपिटल एम्प्लॉयड इज अ मिक्सचर ऑफ डेट प्लस इक्विटी, and within equity we have different tools to raise the funds. Now today I will be discussing about debt, that what are the different tools in relation to debt I can raise my funds, and I have already told you what is the difference between debt and equity. तो मैं भूपेश आनंद आज अपनी चर्चा सीधा डेट पे आ रहा हूं, और डेट के लिए मैं सीधा लिख रहा हूं लोन नोट्स। इंडिया में इसको हम जनरली डिबेंचर्स के नाम से बोलते हैं, यूरोप में इट इज नेम्ड एज, और इन अमेरिका वी नेम इट एज लोन नोट्स। तो कोई घबराना नहीं है बेटे। लोन नोट्स और डिबेंचर्स के आगे अगर आपने कभी ध्यान से देखा हो तो कुछ परसेंटेज मेंशन होता है। इट मींस दिस इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, दिस इज द फाइनेंस चार्ज which company has to pay in case company is issuing these debentures. It means it is a document, एक एग्रीमेंट है बेटे किस किस के बीच में, बेटे इन्वेस्टर्स, the mango people and the company, जो इस कंपनी, जो the company who is raising the funds, that limited liability company who is raising the fund from this, and he is borrowing फ्रॉम दीज इन्वेस्टर्स। तो बेटे आप बोरो कर रहे हैं, जैसे आप बैंक एफडी में जाते हैं तो बैंकर्स दे गिव यू वन सर्टिफिकेट दैट दिस इज द अमाउंट which we will be paying you at this much period and I will be giving you this much rate of interest. Similarly this company will give a document. बेटे ये कंपनी भी एक डॉक्यूमेंट देगी, किसको देगी बेटे, मैंगो पीपल, नॉर्मल पीपल, दीज इन्वेस्टर्स। क्या डॉक्यूमेंट देगी कि हमने आपसे इतने पैसे लिए हैं एंड वी विल गिव यू दिस मच अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, फाइनेंस चार्ज ऑन दिस, एंड वी विल गिव यू द अमाउंट आफ्टर दिस मच पीरियड। बेटे फिक्स्ड टर्म लोन, इट मीन्स आपको कुछ पीरियड के बाद पैसे वापस करने पड़ेंगे। आप कौन, आप कंपनी हैं, आपने फंड्स रेज किए हैं, आपने फंड्स बोरो किए हैं, यू हैव टू रिटर्न दैट मनी। इट मीन्स इन केस ऑफ डिबेंचर्स, इन केस ऑफ लोन नोट्स, मैं अगर आपके सामने एक टाइमलाइन प्रिपेयर करूं तो दिस इज T0, लेट इट बी T1, लेट इट बी T2, लेट इट बी T3। ऐसे ही बेटे अलग अलग टाइम पीरियड हो सकते हैं, देयर कैन बी डिफरेंट टाइम पीरियड्स, T1, T2, T3, ठीक है। लोन नोट्स आप जब इशू कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ T0, then what will be the entry for that, whether those loan notes can be issued at nominal price, whether they can be at issue price, and whether that issue price can be less than nominal price, or whether that issue price has to be more with nominal price, ये कंपेयर करना है बेटे। शेयर्स के केस में मैंने बताया था that issue price cannot be less than nominal value, but in case of debentures, in case of debt, in case of loan notes, your issue price can also be less than, it can be less than the nominal price. It means आप लोन नोट्स को पार पे भी इशू कर सकते हैं, प्रीमियम पे इशू कर सकते हैं,
and you can also issue at discount. It means you can issue at discount, you can issue at par, you can issue at premium. किसी में भी you can issue, you know, इसमें खुली छूट है. बट इन केस ऑफ शेयर्स इट इज हैज टू बी ईदर एट पार और मोर देन पार. इट मीन्स इन केस ऑफ डिबेंचर्स, इन केस ऑफ लोन नोट्स, in case of bonds, the price, the issue price which the company is charging from the investors, from the debenture holders, that can be less than, just to attract the people so that they can give the money. But by interest is, bete interest is always interest interest जिसको हम कहते हैं फाइनेंस चार्जेस. फाइनेंस चार्जेस, इंटरेस्ट और फाइनेंस चार्जेस विल ऑलवेज बी पेड ऑन नॉमिनल वैल्यू. एक बच्चों को ये बात समझ नहीं आई है क्या बोल रहा हूं बेटे. मैंने कहा इंटरेस्ट इट मींस फाइनेंस चार्ज कैन बी is always to be paid on nominal value. It means even if the issue price, even if the price at which the company has issued those loan notes, those debentures at lower value, still interest will be always paid on the nominal price, will be always paid on the face value, will be always paid on the par value. अभी देखेंगे. आप टेंशन बिल्कुल ना लें बेटे. भूपेश आनंद के होते होते कोई टेंशन की बात नहीं है. आप रजिस्टर खोलें और 2-3 बातें जो मैंने कहनी है आप एक बार लिख लें, फिर हम आगे चलेंगे बेटे. कोई टेंशन की बात नहीं है. मैंने पूरा कैप्लान और बीबीबी को मैंने अपने जूस नोट्स में भी बढ़िया प्रॉपरली आई हैव गिवन एंड आई हैव गिवन इन माई क्लास नोट्स ऑल्सो. क्लास नोट्स लिखने कंपल्सरी है. फर्स्ट पॉइंट आप लिख रहे हैं डेट कैन ऑल्सो बी नेम्ड एज बॉन्ड्स, can also be named as loan notes, can also be named as borrowed funds. We have already discussed that. Loan note is a document. बेटे एक ये डॉक्यूमेंट है. कंपनी इश्यूज दिस डॉक्यूमेंट टू द इन्वेस्टर, टू द पर्सन हु इज गिविंग द फंड्स, हु इज द लेंडर. When I say lender, it means the mango people, it means the common man, it means the investor who is giving the funds, and company is borrowing from that. तो बेटे देयर हैज टू बी अ रिटन प्रूफ, देयर हैज टू बी अ डॉक्यूमेंट. तो मैंने लिखा लोन नोट इज अ डॉक्यूमेंट विच इज एविडेंस ऑफ डेट. बेटे लोन नोट से ही ये पता चलता है कि आपने डेट एक दूसरे को दिया है. सिमिलरली इन केस ऑफ शेयर्स, आई डोंट थिंक मैंने पता नहीं बताया नहीं बताया. इन केस ऑफ शेयर्स ऑल्सो देयर इज अ डॉक्यूमेंट विच इज नेम्ड एज शेयर सर्टिफिकेट. Now in case of debenture also there is a document, you know, that is being issued, that is debenture deed. In that all the conditions are being given, terms and conditions ही होती हैं. जैसे आप इंश्योरेंस लेते हैं, मेडिक्लेम लेते हैं, लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, तो बेटे टर्म्स एंड कंडीशंस आर गिवन. Similarly, in case of debentures, it is a document which is being given by a company to the investor and all that terms of conditions. क्या मतलब टर्म्स क्या होंगे कि इंटरेस्ट कितना ये कंपनी पे करेगी, कब पे करेगी. जनरली ईयरली पे करते हैं, हाफ ईयरली भी हो सकता है. एंड डिबेंचर्स आर इशूड एट विच वैल्यू, वेदर दे आर बीइंग इशूड एट फेस वैल्यू, वेदर दे आर बीइंग इशूड एट पार वैल्यू, वेदर दे आर बीइंग इशूड एट इशू वैल्यू, इशू प्राइस. वो सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं. ए पॉइंट क्या सबने लिख लिया. सेकेंड, डिबेंचर्स के केस में इंटरेस्ट देना, फाइनेंस चार्ज देना, जैसे मैंने कहा था शेयर्स के केस में हम डिविडेंड देते हैं, बट इन केस ऑफ डिबेंचर्स इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू पे इंटरेस्ट. इट इज नेम्ड एज फाइनेंस चार्ज. तो आप टाइमलाइन बनाइए. टाइमलाइन का मतलब है T0, दिस इज TN. इट मीन्स एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम you have to pay interest, you have to pay a finance charge to the investor. बेटे आपको वो रेगुलर इंटरवल में देना पड़ेगा. तो मैंने टाइमलाइन बनाई, इंटरेस्ट बनाया, फिक्स पेमेंट बताई. इट हैज टू बी अ फिक्स टर्म लोन. जब आप एफडी कराते हैं तो इट हैज टू बी फिक्स टर्म, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 1 साल. सिमिलरली इन केस ऑफ डिबेंचर्स ऑल्सो, इन केस ऑफ लोन नोट्स ऑल्सो, you have to mention that how much is the life of that loan note, that after how much period, after how many months, after how many years this company will return back the money. ये बताना कंपल्सरी है. दैट इज फिक्स टर्म लोन. नॉमिनल वैल्यू, बेटे मैंने कहा ना डिबेंचर्स के केस में नॉमिनल वैल्यू कैन बी $100. इंडिया में अगर हम देखें तो नॉमिनल वैल्यू कैन बी ₹100. जैसे मैंने इक्विटी शेयर्स में बताया था दैट इन केस ऑफ इंडिया ₹10, बट इन केस ऑफ अमेरिका $1 भी हो सकता है. कुछ क्वेश्चन हमने 50 सेंट के किए थे, कुछ क्वेश्चन हमने 25 सेंट के किए थे.
So it is, if nothing is given, we can take this. So $100 is can be the nominal value for one debenture. You can easily take. मैंने अभी बताया issue price. Already told you the price at which the company issues those loan notes to the investors. It can be more than that. It can be less than that. अगर less than होगा तो बेटे it is a loss for the company and it is a benefit to the investors, क्योंकि investors को 100 रुपये वाली चीज़ 80 रुपीज़ में मिल रही है and they will be getting interest on 100 रुपीज़. तो ये बात आपको थोड़ी समझनी है. आइए जी, इंटरेस्ट कैन ऑल्सो बी नेम्ड एज कूपन अमाउंट. कूपन अमाउंट कैसे निकालते हैं? फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख रुपए का एफडी कराया, 1 लाख रुपए का बैंक में एफडी कराया और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%. तो बेटे आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,000 आ जाएगा आपके पास इंटरेस्ट रेट. सिमिलरली फॉर कैलकुलेटिंग दैट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट यू रिक्वायर 2 थिंग्स. एक तो आपको प्रिंसिपल की वैल्यू पता होनी चाहिए थी. सेकेंड इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, यू शुड बी अवेयर ऑफ. तो बेटे इंटरेस्ट रेट एंड प्रिंसिपल वैल्यू, दैट इज नॉमिनल वैल्यू. इंटरेस्ट इज ऑलवेज टू बी पेड ऑन द नॉमिनल वैल्यू. इट इज ऑलवेज टू बी पेड ऑन द फेस वैल्यू. एट T0 व्हेन फंड्स, अब मैं आ रहा हूँ अकाउंटिंग के ऊपर. जल्दी से बेटे आ जाएंगे. बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक है. मैं आपको अपनी बड़ी सिंपल सी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताने वाला हूँ एंड यू कैन ईजिली लॉजिकली यू कैन अंडरस्टैंड. देयर इज नो नीड टू लर्न इट. एट T0 व्हेन फंड्स आर रेज्ड बाय इशूइंग लोन नोट्स, सबसे पहले गांव बसेगा बेटे. इंटरेस्ट तो बाद में आएगा, लुटेरे बाद में आएंगे. पहले डाबर इंडिया डिबेंचर्स लोन नोट्स इशू करेगी. व्हेन द कंपनी इज इशूइंग लोन नोट्स देन द कंपनी इज गेटिंग कैश एंड कंपनी इज गिविंग द डॉक्यूमेंट टू द इन्वेस्टर्स. कंपनी की लायबिलिटी क्रिएट हो रही है और कंपनी के पास कैश आ रहा है. कैश एसेट है, कैश एसेट है. एसेट डेबिट नेचर का होता है. एसेट बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे, सो वी विल डेबिट कैश. And my liability is also being increased. मेरी liability बढ़ रही है because it is obligation. I have to pay in the future. I have to pay something to in the future. It means my liability is increasing. When liability increases, we credit it. तो बेटे एंट्री क्या हुई? डेबिट कैश और बैंक एक ही बात है. क्रेडिट लोन नोट्स. क्रेडिट लोन नोट्स देखिए मुझे, मैंने एंट्री भी आपके सामने कर दी. डेबिट कैश, क्रेडिट नॉन करंट लाइबिलिटी. बेटे लोन नोट्स बिकॉज इट इज अ फिक्स टर्म लोन and it has to be paid after 12 months, so it is named as a non current liability. I think मैंने आपको बताया हुआ what is the difference between liabilities can be of 2 types. In so many chapters I have told you the liability which the obligation is to be paid to, you have to pay within 12 months, जिसको 12 महीने में आपने देना है, उसको हम करंट लाइबिलिटीज बोलते हैं. एंड विच इज टू बी द कंपनी हैज ऑब्लिगेशन टू पे इट आफ्टर 12 months, दैट इज नेम्ड एज नॉन करंट लाइबिलिटी. मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो मैंने कहा डिबेंचर्स, लोन नोट्स, बॉन्ड्स जनरली इनका पीरियड ऑफ मेच्योरिटी इज मोर देन 12 months, so we classify them as non current liability. तो my entry will be डेबिट कैश एंड क्रेडिट नॉन करंट लाइबिलिटी लिखते हैं या लोन नोट्स लिखते हैं, एक ही बात है बेटे. नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इवन इफ इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, यू हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन दिस. बेटे इट इज नेम्ड एज फाइनेंस चार्ज. बेटे कंपनी पे करती है टू इन्वेस्टर्स, टू डिबेंचर होल्डर्स, टू लोन नोट्स होल्डर्स, because they have given the money to this company has borrowed the fund from these investors. So these persons, those investors, they have the expectations from this company. इन लोगों का इस कंपनी से कुछ expectations है, कुछ उम्मीद है. इस कंपनी को उनकी उम्मीदें पूरी करने के लिए कुछ देना पड़ता है, and that's something which is to be given by this company to these persons, that is named as finance charge. Because they have borrowed the funds, because they have taken the funds from these persons. तो बेटे उसके लिए रिटर्न में जो भी ये कंपनी पे करेगी उसको हम बोलते हैं फाइनेंस चार्ज और इंटरेस्ट. व्हेन फाइनेंस चार्ज और इंटरेस्ट इज पेड एवरी ईयर, बेटे हर साल देते हैं, 6 महीने में भी देते हैं. फाइनेंस चार्ज इज अ एक्सपेंस. कैश जा रहा है, कैश एसेट है, कैश कम हो रहा है, कैश को क्रेडिट करेंगे. सिमिलरली माय कैपिटल विल आल्सो रिड्यूस बिकॉज इट इज अ लॉस, इट इज अ एक्सपेंस. बट फॉर कैपिटल का बैलेंस होता है क्रेडिट. अब ये कम हो रही है तो हम डेबिट करेंगे, बट वी विल नॉट डेबिट कैपिटल, रादर रीजन बिहाइंड दैट एंड द रीजन ड्यू टू विच माय कैपिटल बैलेंस इज बीइंग डिक्रीज्ड, दैट इज नेम्ड एज फाइनेंस चार्ज. तो मेरी एंट्री हो गई डेबिट फाइनेंस चार्ज और डेबिट इंटरेस्ट, क्रेडिट कैश. आराम से बेटे देखिए, मैंने थोड़ा सा जल्दी बोला है नो डाउट, बट ये मैंने कितनी बार रिपीट कर दिया इसलिए थोड़ा सा मेरी स्पीड तेज थी. व्हेन फाइनेंस चार्ज और इंटरेस्ट इज बीइंग पेड एवरी ईयर,
एक बच्चा कहता है मुझे लॉजिक समझना नहीं है, मत समझो बेटा, मैं तो लॉजिक बता रहा हूँ कि इस एंट्री को मैंने कैसे, हाउ आई हैव डिराइव्ड विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट। तो फाइनेंस चार्ज डेबिट, कैश क्रेडिट, आराम से देख लीजिए, मैं यहाँ तो रुका हुआ हूँ, बस वीडियो का समय आ रहा है बेटे, अभी हम देखेंगे वीडियो को। मैं इससे पहले कि प्रेफरेंसेस में आ जाऊं, मैंने आई थिंक आपको सारा बता दिया है डिबेंचर्स के बारे में। डिबेंचर्स का अमाउंट का मतलब बताया, डेट का मतलब बताया, नॉमिनल वैल्यू बताई, इशू प्राइस बताया, डिस्काउंट बताया, इंटरेस्ट बताया, फाइनेंस चार्ज बताई, एंड आई हैव टोल्ड यू दैट हाउ यू विल कैलकुलेट दैट फाइनेंस चार्ज। आइए हम एक क्वेश्चन छोटा सा करके देखते हैं कि उस क्वेश्चन में है क्या। बेटे आप डायरेक्टली कैप्लॉन निकाल सकते हैं, मैंने कैप्लॉन खोल भी लिया बेटा, ये देखिए कैप्लॉन ओपन कर दी बेटे, ये आ गया बेटा लोन नोट्स, और आई कैन नेम इट एज लोन स्टॉक ऑल्सो। और मैंने अपने जूस नोट्स में भी बड़ा प्यारा सा लिखा हुआ है, अगर आप मेरे पास इन केस यू हैव टेकन माय जूस नोट्स ऑल्सो, यू हैव परचेज दोस जूस नोट्स ऑल्सो, यू कैन ऑल्सो ओपन दोस जूस नोट्स। मैं भूपेश आनंद आज आपको अपने बारे में ये बताने जा रहा हूँ दैट आई एम डूइंग अकाउंटिंग फॉर डेट और फॉर नॉन करंट लायबिलिटीज। अ लिमिटेड कंपनी कैन रेज फंड्स बाय इशूइंग लोन नोट्स, फिक्स्ड टर्म लोन्स, लोन नोट इज फिक्स्ड एंड मस्ट बी रीपेड एट एन एग्रीड अमाउंट। तो बेटे एक तो मेरे क्लास नोट्स हैं, एक मेरे जूस नोट्स हैं, और एक कैप्लॉन है, और एक मैं हूं आपके सामने विद माय बॉडी लैंग्वेजेस, विद माय ड्रामा, सो दैट यू कैन गेट दैट दोस लॉजिक्स विद माय कहानी। तो मैंने कहा दैट हैज टू बी फिक्स्ड बिकॉज इट इज टू बी रीपेड। The issuer will also pay the interest. The interest is always calculated based on the nominal value. ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। On the issue of loan notes, my entry will be debit cash, credit non-current liability. We have just seen the annual interest. बेटे देखिए annual लिखा है, वैसे हाफ ईयरली भी देते हैं, तो कोई बात नहीं, जब भी दे रहे हैं दे सकते हैं। हाफ ईयरली होगा तो मुझे एक साल में 2 बार एंट्री पास करनी पड़ेगी, ठीक है जी। फाइनेंस कॉस्ट और इंटरेस्ट भी लिख सकते हैं बेटे, यू कैन ऑल्सो राइट डाउन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इज एक्सपेंस, क्रेडिट क्रेडिट कैश, क्रेडिट कैश, क्रेडिट कैश, डेबिट फाइनेंस कॉस्ट। तो मैं आ गया जी अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी में। क्या यहां तक बात सबको समझ आ रही है? एक बच्चा कहता है बिल्कुल समझ आ रही है, आप हमारे को जल्दी से क्वेश्चन करा दीजिए। बेटा बिल्कुल ठीक है, मैंने निकाल भी लिया। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, क्वेश्चन नंबर 5। कस्टर्ड कंपनी का नाम है बेटे, अब ये यूरोपियन नाम है, मैं क्या बताऊं, अजीब सा नाम होते हैं बेटे, बंटी, बबलू, बिट्टू द टाबा, ये नाम होने चाहिए, है ना, इंडियंस के, पंजाबियों के। इज इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस विच नीड्स टू रेज फंड्स टू परचेज प्लांट और मशीनरी। बेटे पहली 2 लाइनें बड़ी प्रीशियस है, मैंने आपको लॉजिकली बताया था क्लास 1 में दैट व्हाई अ कंपनी रिक्वायर फंड्स, बिकॉज दे रिक्वायर फंड्स बिकॉज दे हैव टू रन द होल शो, दे हैव टू बाय नॉन करंट एसेट्स, दे हैव टू बाय दिस, दे हैव टू बाय वर्किंग कैपिटल, बिकॉज दे हैव टू अर्न प्रॉफिट, और इट कैन बी नॉन प्रॉफिटेबल ऑब्जेक्टिव ऑल्सो, बट दे हैव टू डू सम एक्टिविटीज, उसके लिए उनको पैसे चाहिए। ऑन 1 मार्च 2005 इट इशूज $150,000 10% लोन नोट्स। इसका मतलब उन्होंने इक्विटी के रूट पे नहीं गए, दे हैव गॉन फॉर डेट नोट, डेट रूट। डेट रूट में उन्होंने 15%, 10% के लोन नोट्स इशू किए। क्या मतलब हुआ कि $100 के ऊपर, $100 के ऊपर दे विल बी गिविंग $10 एज इंटरेस्ट, एज सूद, एज अ फाइनेंस कॉस्ट, which will be redeemed after 10 years. बेटा it has to be a fixed term, मैंने आपको बताया था डिवेंचर्स, लोन नोट्स has to be fixed term। तो उन्होंने कहा जी 10 साल के बाद हम पैसे वापस कर देंगे। इंटरेस्ट इज बीइंग पेड हाफ ईयरली, देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इंटरेस्ट हर 6 महीने के बाद पे कर रहे हैं। अगर नहीं लिखा होता तो हम ईयरली ले लेते, बट लिखा है इट इज टू बी पेड एट द एंड ऑफ अगस्त एंड फरवरी। ठीक है जी, अभी देख लेते हैं बेटे, अकाउंटिंग ईयर भी देख लेते हैं। व्हाट अकाउंटिंग एंट्रीज आर रिक्वायर्ड टू बी पास इन द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2005। इट मीन्स इनका अकाउंटिंग ईयर है जनवरी टू दिसंबर, 12 महीने का। तो आराम से, कोई जल्दी है ही नहीं बेटे। ये देखो जी जनवरी, ये आ गया दिसंबर, ठीक है जी। इसका अगर आप देखें तो ये कह रहा है जी एंड ऑफ अगस्त, एक तो 31 अगस्त को और 1 फरवरी को, मान लेते हैं लीप ईयर है 28 फरवरी। आराम से, कोई चल जल्दी है ही नहीं बेटे, जरा से भी जल्दी नहीं करनी बेटे। इट इशूज ऑन मार्च, ठीक है, मार्च में तो इशू किए बेटे, ठीक है जी। कहानी यहां बनी किस्मत की।
इसका मतलब मार्च में जब इशू किए तो नेक्स्ट फरवरी को इंटरेस्ट देंगे ना, तो मार्च में इशू किए 1,50,000, 10%, व्हाट अकाउंटिंग एंट्रीज आर रिक्वायर्ड टू बी मेड, दिस शो रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। बेटे इसको बैलेंस शीट भी बोलते हैं। तो पहली बात मैं यहां पे कहता हूं जी, 1 मार्च को यहां पे मैं देखिए क्वेश्चन कर रहा हूं, यहां लिख रहा हूं ट्राई टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है सर, मैंने आपके लिए एक टाइमलाइन प्रिपेयर कर दी सर। ये T0 लिख दिया सर, या T0 की जगह हमारे को पीरियड गिवन ही है, तो मैं लिख रहा हूँ जनवरी 2005 और यहाँ पे लिख रहा हूँ सर दिसंबर 2005, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे लिख रहा हूँ मार्च 2005 दे हैव इशूड द शेयर्स। तो इसके बाद नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा बेटे जून, मतलब वो आएगा अगस्त में इंटरेस्ट दे रहे हैं ना बेटा। अच्छा, यहाँ पे लोन नोट्स कितने हैं, 10% के, और कितने अमाउंट के, 1,50,000, और इशू किस में किए हैं मेंशन ही नहीं है। तो बेटे हम $100 का फेस वैल्यू ले लेंगे, वो आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है। आई विल अज्यूम $100 एज अ फेस वैल्यू। तो अगर मैं 100 लेता हूँ तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स, नंबर ऑफ लोन नोट्स भी निकाल सकते हैं, 15,000। निकालने की ज़रूरत नहीं है, मैंने वैसे ही एक इन्फॉर्मेशन करने के लिए आपको बता दिया, और कुछ टेंशन की बात है नहीं, घबराना मत कि क्यों निकाल रहे हैं। ठीक है जी। नाउ द इंटरेस्ट इज बिंग पेड हाफ ईयरली एट द एंड ऑफ अगस्त। तो एक तो अगस्त में दे रहे हैं, तो एक इंटरेस्ट तो बेटे 2005 में जाएगा और दूसरा इंटरेस्ट जाएगा बेटे 28 फरवरी 2006। अब 2005 में क्यों नहीं बेटे, हमने इशू किए, गांव ही बना है 1 मार्च 2005 में, तो हम फिर पिछले साल का फरवरी में कैसे इंटरेस्ट देंगे। अभी तो स्टार्टिंग हुई है, अभी तो जन्म हुआ है, जन्म के बाद ही तो आएगा सब कुछ। ठीक है जी। सो वो हैव टू पास द एंट्रीज, आराम से देख लीजिए, व्हाट अकाउंटिंग एंट्रीज विल बी पास इन 31 दिसंबर मार्च 2005। मैं रुक गया हूं बेटे, आप आराम से, मैं चाहता हूं कि एक बार आप अपने आप एंट्रीज को पास करें, फिर मैं आपको बताऊं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा बेटा। वैसे मैंने आंसर आपके सामने खोल लिया है, बट मैं लॉजिक बताने वाला हूं। तो पहली एंट्री तो होगी बेटे 1 मार्च 2005, और हम यूज़ करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन का कंसेप्ट। इसमें पैसे आ रहे हैं, कैश आ रहा है, कैश बढ़ रहा है 1,50,000 से, आपकी लायबिलिटी भी बढ़ रही है, 1,50,000 से। ठीक है जी। तो पहली एंट्री तो आपने समझ आ गई होगी मैंने क्या करनी है। फर्स्ट एंट्री आई थिंक आपको सबको क्लियर हो गई, डेबिट क्रेडिट। क्या बेटे, डेबिट कैश, क्रेडिट 10% लोन नोट्स। अब क्या है कि इनका इंटरेस्ट रेट साथ में लिखना अच्छा रहता है, और अमाउंट है बेटा 1,50,000, 1,50,000 का अमाउंट है, 1,50,000 रुपये का अमाउंट है। आप आराम से देख लें, मैंने 1 मार्च 2005 की एंट्रीज पास कर दी हैं। मैं आ गया जी 31 अगस्त 2005, 31 अगस्त 2005 को हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं बेटे, हाफ ईयरली इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट इज ऑलवेज टू बी पेड, फाइनेंस चार्ज कह दें, फाइनेंस कॉस्ट कह दें, इंटरेस्ट कॉस्ट कह दें, बात एक ही है, कूपन रेट भी कह सकते हैं। आई शुड नो व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड आई शुड ऑल्सो नो द प्रिंसिपल वैल्यू ऑन विच आई हैव टू पे, एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इट विल ऑलवेज बी पेड ऑन द फेस वैल्यू। तो बेटे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, फेस वैल्यू है 1.5 लाख, और बेटा 6 महीने के लिए देना है, तो 6/12, आराम से, कोई जल्दी है ही नहीं जी। ये आ गया जी 7,500 रुपये का आपको फाइनेंस चार्ज दिस कंपनी हैज टू पे। अब इसकी एंट्री पास कर देते हैं। डेबिट, कुछ डेबिट करेंगे, कुछ क्रेडिट करेंगे, डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे, डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे। डेबिट क्या करेंगे, फाइनेंस चार्जेस या फाइनेंस कॉस्ट,
क्रेडिट क्या करेंगे, कैश। लो जी 7500 7500। अब इसको बैलेंस शीट पे कैसे दिखाएंगे बेटे, ये आपको मैंने वैसे कैप्लॉन में बताया भी उन्होंने, और डायरेक्टली भी ऐसे मैं बता दूं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है बैलेंस शीट। इसमें हम दिखाते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज में, विद लायबिलिटी इट इज़ अ नॉन करंट लायबिलिटी, और इस नॉन करंट लायबिलिटी में हम यहाँ पे शो करेंगे 10% लोन नोट्स, $1,50,000, आराम से देख लीजिए। और अभी क्योंकि हमने इंटरेस्ट पे नहीं किया तो दैट विल बी शोन अंडर द हेड करंट लायबिलिटीज। बेटे करंट लायबिलिटीज में हम लिखेंगे इंटरेस्ट और फाइनेंस चार्ज पेबल, इंटरेस्ट और फाइनेंस चार्ज पेबल कितना था बेटे, 7,000। ठीक है, वो अज्यूम करेंगे कि हमने पे किया नहीं किया, आपने अमाउंट तो कैलकुलेट कर लिया, ठीक है जी। हम आगे आ रहे हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं बेटे। मैंने नेक्स्ट कंसेप्ट बताना है प्रेफर्ड स्टॉक का। आज का ये जो लेक्चर है इसमें मैं 3 पॉइंट्स डिस्कस कर रहा हूँ। वन इज लोन नोट्स, वो मैंने डिस्कस कर लिया। सेकंड इज प्रेफर्ड स्टॉक, हाइब्रिड स्टॉक। थर्ड विल बी रिटेन्ड अर्निंग्स। तो मैं सेकंड पॉइंट में आ गया हूँ, प्रेफर्ड स्टॉक which is also named as hybrid stock, which is also named as preference shares। बेटे बड़े सारे नाम है, जैसे भगवान कृष्ण के बड़े सारे नाम थे, ऐसे ही प्रेफरेंस शेयर्स के अलग अलग नाम है। हाइब्रिड स्टॉक, प्रेफर्ड स्टॉक, प्रेफरेंस शेयर्स, इट मीन्स इसमें मिक्सचर है दोनों का, किसका, इक्विटी का भी और डेट का भी। डेट का कैसे, बिकॉज इन दिस वी हैव टू पे अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड वेदर द कंपनी इज अर्निंग प्रॉफिट और नॉट। इक्विटी का कैसे, दैट दीज प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीमेबल और इनरिडीमेबल। तो आई विल बी डिस्कसिंग बोथ द लॉजिक्स। तो आप जल्दी से अपना नोटबुक ओपन ही है तो आगे लिखना शुरू करें। प्रेफर्ड स्टॉक, प्रेफर्ड स्टॉक, प्रेफर्ड स्टॉक में मैंने लिखा इफ रिडीमेबल। रिडीमेबल का मतलब है इट इज अ फिक्स्ड टर्म मैच्योरिटी, इट मीन्स आफ्टर दिस मच पीरियड यू हैव टू रिटर्न दिस मनी। 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद आपको वापस करने पड़ेंगे। इरिडीमेबल का मतलब है एक बार आपने दे दिया, अब हम रिडीम नहीं करेंगे। इट मीन्स इट इज जस्ट लाइक अ इक्विटी कंपोनेंट। इफ दीज आर इरिडीमेबल तो बेटे मैं उसको इक्विटी में लेकर चला जाऊंगा, मैं इसको इक्विटी शेयर कैपिटल मानूंगा, जैसा ही मानूंगा। बट अगर ये रिडीमेबल हैं तो मैं इसको लोन नोट्स या डेट जैसा मानूंगा। तो आप आराम से देखिए मैंने क्या लिखा है, हाइब्रिड स्टॉक, प्रेफर्ड स्टॉक, प्रेफरेंस शेयर्स। आई कैन डिवाइड दैट हाइब्रिड स्टॉक इनटू 2 पार्ट्स, if redeemable and if irredeemable। अगर redeemable हैं तो क्या और irredeemable हैं तो क्या। if they are redeemable then they are treated as loan notes, तो हम इसको debt जैसा मानेंगे, and the amount of dividend which we are paying will be treated as finance charge। बेटे ये डिफरेंट है, आप ध्यान से सुनना, इट इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल अकाउंट्स जो आपने 12th में किया उससे डिफरेंट है। मैं रिपीट करता हूं, इफ प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीमेबल इट मींस दे हैव द डेट कंपोनेंट, एंड इफ दे हैव द डेट कंपोनेंट इट मींस द डिविडेंड व्हिच द कंपनी इज पेइंग दैट विल बी ट्रीटेड एज अ फाइनेंस कॉस्ट। एंड इफ दीज प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीमेबल, इसका मतलब कुछ पीरियड के बाद आपको वो पैसे वापस करने हैं, तो बेटे उस केस में irredeemable, it means you will not return that money, it means these preference shares has a component of equity। और बेटे जब इक्विटी का कंपोनेंट होता है तो उस केस में मैं अज्यूम करता हूं कि जो आप डिविडेंड दे रहे हैं इट इज नॉर्मल डिविडेंड जो इक्विटी शेयर्स में देते हैं। तो बेटे आराम से आप देख लें, कोई टेंशन की बात ही नहीं है, लिख लिया होगा तो अच्छी बात है। मैं आ गया जी प्रेफर्ड स्टॉक के क्वेश्चन के ऊपर। अगर आप करना चाहें तो आइए एक क्वेश्चन कर लेते हैं टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग में, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग नंबर 5। आइए जी, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है बेटे। लो जी, मैंने आपके सामने ये क्वेश्चन भी निकाल लिया। 6, a limited liability entity has a share capital, ordinary share capital है बेटा 2 lakhs,
50 सेंट के शेयर्स हैं, ठीक है। 8% इरिडीमेबल प्रेफरेंशियल कैपिटल $50,000। लॉजिक है इरिडीमेबल, इट मीन्स इन दोनों का नेचर इक्विटी जैसा ही हो गया। क्रैकर पेज एन इंटरिम डिविडेंड ऑफ up through this of 12.5 cent per share, ठीक है, and pays preference holder their dividend, although this is not mandatory before the year, and Cracker proposes a final dividend of 36 point this to ordinary shareholders. Calculate the amount shown in the statement of changes in equity and statement in the financial position. आराम से बेटे in relation to this। मैं रुक गया हूँ जी, मैंने हाथ भी ऊपर कर लिए बेटा। ये प्यार है जो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 6 में साथ साथ बता रहा हूं, सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया, ठीक है जी। पढ़ लीजिए क्वेश्चन, मैं 1 मिनट रुका हूं, मैं सेपरेट शीट लूंगा फिर पूरा कंप्लीट कराऊंगा। आप आराम से आप देख लीजिए, मैं तब तक अपनी शीट को बदल लेता हूं, आप पढ़ना शुरू कर लीजिए। मैं नई शीट में आ भी गया हूं और मैंने लिख भी दिया है ट्राई योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 6 सॉरी। तो मैं फर्स्ट पॉइंट में लिख रहा हूं, मैं एक टाइमलाइन बना रहा हूं बेटे आपके लिए। दिस कंपनी हैज 2 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर मैं कहता हूं 2 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल है और एक शेयर की वैल्यू 50 सेंट है, तो बेटे नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे? बड़ा सिंपल है, 2 लाख डिवाइडेड बाय 0.5 दैट कम्स टू 4 लाख। बेटे 4 लाख शेयर्स होंगे। आराम से देख लीजिए, आराम से देख लीजिए, 4 लाख शेयर्स होंगे बेटे, 4 लाख शेयर्स होंगे। 50 सेंट का एक है तो 4 लाख शेयर्स होंगे। मैंने आपके सामने 4 लाख कैलकुलेट कर दिया, ठीक है जी। आगे चलिए सर, ठीक है मैं आगे चलूंगा बेटा। 8% इरिडीमेबल प्रेफरेंशियल कैपिटल, तो मैं इसको दूसरा रंग से लिख देता हूं, 8% इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है जी? 8% इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कहाँ गई बेटे? मेरे को तो मिल ही नहीं रही बेटे। $50,000। आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं। इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंशियल कैपिटल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं। $50,000 की प्रेफरेंशियल कैपिटल है, $2 लाख की इक्विटी शेयर कैपिटल है। $2 लाख को मैंने संधि विच्छेद कर दिया। आई हैव डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स कि 4 लाख शेयर्स हैं, 50 सेंट का एक शेयर है, ठीक है जी। आगे देखते हैं, आगे कंपनी क्या कह रही है? दिस क्रैकर पेज अ इंटरिम डिविडेंड, अ डिविडेंड डिक्लेयर पार्ट वे थ्रू दिस इज 12.5 सेंट पर शेयर। इस कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया। अभी बताता हूं बेटे, इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड में क्या डिफरेंस है। 12.5 सेंट पर शेयर। तो इसका मतलब अगर हम देखें 4 लाख शेयर्स हैं तो इनटू 12.5 ये आ गया बेटे। आराम से देख लीजिए, 12.5 सेंट पर शेयर। तो हाउ मच इज ये आ गए जी 50 लाख सेंट। तो मैं इसको 100 से डिवाइड कर दूं अगर, तो सीधे डॉलर्स में आ जाएगा बेटे, डॉलर्स में आ जाएगा, सीधा डॉलर्स में आ गया जी $50,000। मैं रुक गया हूं, आप आराम से देख लीजिए। $1 में 100 सेंट होते हैं, तो 50 लाख सेंट के कितने डॉलर बने? थर्ड क्लास का क्वेश्चन है, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मैं कहूं 70 पैसे, 700 पैसे में कितने रुपए बनेंगे? 7 रुपए। इसी तरह से 50 लाख सेंट में कितने डॉलर्स बनेंगे? $50,000। It means this company has declared on ordinary share capital dividend of $50,000। उसके बाद क्या हुआ? $50,000 के साथ साथ this company has given preference dividend।
इस कंपनी ने प्रेफरेंस डिविडेंड भी दिया। वो तो बेटा नॉर्मल है, प्रेफरेंस डिविडेंड तो देना ही है। कैसे देते हैं? 8%, 50,000 के ऊपर, ये तो देंगे ही बेटा। दैट कम्स टू $4,000। आराम से, कोई जल्दी नहीं है। अच्छा, फाइनल डिविडेंड का भी कुछ नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे मैं भी बताता हूँ बेटे। फाइनल डिविडेंड हैज टू बी अप्रूव्ड थ्रू एजीएम, देन ओनली इट इज अ लायबिलिटी। जब तक ये अप्रूव नहीं होगा इट इज नॉट अ लायबिलिटी। इंटरीम डिविडेंड इज अ लायबिलिटी, बट फाइनल डिविडेंड में आपको एजीएम का अप्रूवल लेना पड़ेगा। एज पर द क्वेश्चन उन्होंने कहा है कि दे हैव नॉट टेकन द अप्रूवल, सो इट इज नॉट अ लायबिलिटी, इसलिए मैं उसको नहीं ले रहा। अब आप देखिए, मैंने सब कुछ कैलकुलेट कर दिया। वो कह रहा है जी कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ shown in the statement of changes in equity and statement of position, financial position in relation to dividend। तो इट मीन्स टोटल डिविडेंड कितना होगा बेटे, आप ये बताओ ना। 50,000 ये, 4,000 ये है, तो बेटे टोटल डिविडेंड अगर आप कैलकुलेट करें दैट कम्स टू 54,000। 54,000 इज द टोटल डिविडेंड। और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कोई चेंज नहीं आएगा बेटा, क्योंकि ना तो हमने नए शेयर्स इशू किए, ना राइट शेयर्स इशू किए, ना लोन नोट्स इशू किए। वी हैव जस्ट डिक्लेयर द डिविडेंड एंड ड्यू टू डिविडेंड देयर विल बी अ चेंज इन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। और बेटे उसके लिए आपका देखिए कौन सा पार्ट बिल्कुल ठीक रहेगा। आइए देख लेते हैं आपके पास कितने पार्ट्स गिवन है, सो दैट वी कैन डायरेक्टली कैलकुलेट। ये मैं आ गया जी आपके लिए, ये आ रहा है बेटा। ये बी पार्ट बिल्कुल करेक्ट है। $54,000 दैट इज, ये कैसे निकाला बेटे? 50,000 ये था, 4,000 ये है, टोटल है 54। आई थिंक बात समझ आ गई है। चलिए जी, मैं लास्ट पॉइंट में आ गया, और उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप एक बार वीडियो देख लें, जो मैं वीडियो दिखाना चाह रहा हूं। आप ध्यान से देखिएगा। सिद्धांत इतने सटीक हैं कि हमें अंतरिक्ष यान बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती। हम लोगों को चांद पर भेज सकते हैं और उतरने का समय सेकंड के 1 अंश की सटीकता पर निर्धारित कर सकते हैं। इससे कोई मूवी पूरी देखनी है बेटा। मूवी का नाम है द सीक्रेट। एक ही बात को सोचता रहता है, तब वो सृजन की अवस्था में होता है और उन विचारों से कुछ न कुछ जरूर बनेगा। आकर्षण के सिद्धांत से आपको वो सब मिलेगा जिसके बारे में आप सोचते हैं। यानी अगर आप शिकायत करते हैं कि ये कितना खराब है, तो आप और भी खराब हालात पैदा कर रहे हैं। ये क्या है? मैं ये नहीं खा सकता। मेरा एक स्टूडेंट था, नाम था रॉबर्ट। रॉबर्ट एक गे था और वो मेरा एक ऑनलाइन कोर्स कर रहा था जिसमें वो मुझे ईमेल किया करता था। वो अपनी जिंदगी की सारी दुश्वारियां उस ईमेल में मुझे लिखता। दफ्तर में सब लोग उसकी खिंचाई करते। बड़े मूवी बड़े कमाल की मूवी है। इस मूवी में यह बताया गया है कि आप जो विजुलाइज करते हैं, जो थॉट्स हैं और जो सोचते हैं, जिसकी मूवीज, जिसके पिक्चर्स बनाते हैं और उसको सोचते हैं, वैसा हकीकत में हो जाता है। और बेटा मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। मैंने सपना बनाया कि मैं ACCA, CFA, CPA, IFRS, CA सबके वीडियो लेक्चर्स 11th सबके बनाओ, सबके बना डाले। और मेरा सपना था कि एक दिन में मैं हर क्लास के एक एक वीडियो बेचूं, और सब बिक रहे हैं बेटे। कोई ऐसी कंट्री नहीं है जहां पर मेरे वीडियो सेल नहीं हो रहे आज। तो आप जो सोचते हैं वो हो जाता है, ये 100% ट्रुथ है। मैं आपके सामने जीता जाता एग्जाम्पल खड़ा हूं। मैं लास्ट कंसेप्ट बताना चाहता हूं आज के लेक्चर का, और उसका नाम है रिटेन्ड, बेटा उसका नाम है रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स का मतलब है जैसे आपके पास एक दिन में पॉकेट मनी मिली और आपने कुछ पैसे बचा लिए, कल भी बचा लिए, फिर परसों बचा लिए, कुछ पैसे आपने पिगी बैंक में जमा कर दिए। दैट पिगी बैंक इज रिटेन्ड अर्निंग्स। It means that is your earning, that is your profit, but you have not spent that. It means that belongs to owners.
आज मैं आपको ये कहने जा रहा हूं कि रिटेन अर्निंग, कई बार आपको पैसों की नीड होती है तो आप पिगी बैंक से भी ले सकते हैं, मम्मी से भी ले सकते हैं, दोस्त से भी ले सकते हैं। बट अगर आपने मम्मी से लिए तो मम्मी तो अपनी होती है, तो इक्विटी हो गया। दोस्त से बोरो किए तो दोस्त तो पराया, कल मांग लेगा, बोरोअर्स फंड हो गए। एंड द थर्ड इज यू कैन गेट इट फ्रॉम योर पिगी बैंक, दैट इज रिटेन्ड अर्निंग्स। नाउ रिटेन्ड अर्निंग्स आर ऑफ टू टाइप्स, ये आज हमने डिस्कस करना है, यही पॉइंट इसमें डिस्कशन वाला है। बेटे रिजर्व्स एंड सरप्लस के नीचे लिख दीजिए रिटेन्ड अर्निंग्स, और यू कैन ऑल्सो राइट डाउन इंटरनली जनरेटेड फंड्स। लिखेंगे बेटा, जल्दी से लिखेंगे, रिजर्व्स एंड सरप्लस और रिटेन्ड अर्निंग्स और इंटरनली जनरेटेड फंड्स। नाउ दीज, इसको मैंने क्या किया, इट कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिजर्व्स, जनरल रिजर्व, I can have revaluation reserve, I can have profit and loss, but मैंने इसको broadly दो कैटेगरीज में डिवाइड किया। वन इज द रिवेल्यूशन रिजर्व एंड सेकेंड इज नॉर्मल रिजर्व। तो आइए हम देखें रिवेल्यूशन रिजर्व का मतलब। आई थिंक मैंने नॉन करेंट एसेट में आपको बताया था एट द टाइम ऑफ चैप्टर 7, 8 एंड 9 दैट व्हेन ए नॉन करेंट एसेट इज बीइंग रिवैल्यूड अपवर्ड, तो बेटे वो जो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होता है उस एसेट के ऊपर जो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होगा, दैट इज नॉट अर्नड। आपने एक्चुअली में अर्न नहीं किया, आप बस उसकी एंट्री पास कर रहे हैं। इट मीन्स दैट रिवैल्यूएशन सरप्लस इज नॉट कैश प्रॉफिट, रादर इट इज अ बुक प्रॉफिट। तो यहां पर एज पर द लॉ, एज पर द रेगुलेशंस, वी हैव टू सी कि रिटेन अर्निंग्स में वी विल बाइफिकेट इट इनटू टू पार्ट्स। वन विल बी, एक पार्ट का हम नाम कहेंगे दैट दिस पार्ट इज रिवैल्यूएशन सरप्लस, दिस इज नॉन कैश पार्ट, दिस इज रिवैल्यूएशन सरप्लस, एंड सेकेंड पार्ट इज अदर देन रिवैल्यूएशन सरप्लस। ठीक है जी, तो ऊपर देखिए मैंने क्या लिखा, रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिटेन अर्निंग्स, इंटरनली जनरेटेड फंड्स, रिवैल्यूएशन रिजर्व। रिवैल्यूएशन रिजर्व इज अनरियलाइज्ड गेन, इट इज अनरियलाइज्ड गेन, इट कैन नॉट बी यूज फॉर डिविडेंड। बेटे डिविडेंड देने के लिए आप अनरियलाइज्ड गेन, रिवैल्यूएशन सरप्लस को यूज नहीं कर सकते। बट इफ आई से दैट देयर आर अदर देन रिजर्व्स एंड सरप्लस रिटेन्ड अर्निंग, तो बेटा बहुत बड़ा बैलेंस है ना, उसमें एक पार्ट है छोटा सा रिवैल्यूएशन सरप्लस, और उसमें अदर देन दैट भी तो हो सकता है। तो आपको यहाँ पे लिखना रिटेन्ड अर्निंग मीन्स अदर देन रिजर्व्स एंड सरप्लस, इट इज अ रियलाइज्ड गेन and it can be used for payment of dividend. It means realized gain, it means revaluation, it means retained earnings को हम dividend के लिए दे सकते हैं। इंपॉर्टेंट है फॉर योर MCQs। एक लेक्चर अभी हो रहा है, इनकम टैक्स हमने डिस्कस करना है, उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी उसमें कराने, लेक्चर नंबर 5 में मिलते हैं। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।